Hey everyone, I hope you all are doing well. आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं इवोल्यूशन की, जिसका आज फर्स्ट ही लेसन है। तो जिसका बेसिक्स के बारे में डील करेंगे इस फर्स्ट लेसन में हम, कि इवोल्यूशन का बेसिक्स क्या, उसके इंट्रोडक्शन देखेंगे, कैसे इवोल्यूशन हुआ, क्या क्या उसके पीछे थ्योरीज थी, तो वो सब हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये रेफरेंसेस हैं। Evolution is change in the heritable characteristics of biological populations over successive generations. Evolution क्या होता है? टाइम के साथ होने वाले चेंजेस होते हैं। जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे क्या होंगे, चेंजेस होंगे। और ये चेंजेस ये नहीं है कि रातों रात हो जाते हैं या हाथों हाथ ही हो जाते हैं। इनको लगता है टाइम। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। तो जैसे जैसे टाइम जो होता है, टाइम के साथ साथ चेंजेस होते रहते हैं, इवॉल्व होता रहता है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स आर द एक्सप्रेशंस ऑफ जीन्स दैट आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। और जो ये इवॉल्व किया है कैरेक्टर इवॉल्व हुए हैं, वो जीन के थ्रू क्या होते हैं, पास होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। अब हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। उसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज दी गई है। यहाँ पर हम कुछ थ्योरीज के बारे में देखेंगे। तो हम देखते हैं थ्योरीज बिहाइंड ओरिजिन ऑफ लाइफ। पहली है स्पेशल क्रिएशन, दूसरी है थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया और कॉस्मोजेनिक थ्योरी, थर्ड है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और एबायोजेनेसिस, एंड फोर्थ है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इनके बारे में हम देखेंगे। तो हम फर्स्ट देखते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इस थ्योरी में क्या था, एक हाइपोथेसिस है, ये एक अवधारणा है, वेल प्रूवन नहीं है, पर थ्योरी दी गई थी, इसलिए पढ़नी तो पड़ेगी कि क्या थ्योरी में दिया गया है। वो देखते हैं। इसमें क्या बताया था कि जो लाइफ है वो गॉड ने क्रिएट करी थी। इसमें इस थ्योरी में कुछ भी नहीं बताया गया कि अडेप्टेशन कैसे हुआ, कैसे क्या इवॉल्व हुआ, कैसे ओरिजिनेट हुआ। इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है। सिर्फ एक सुपर नेचुरल पावर बताया गया है, जिसके थ्रू लाइफ का ओरिजिनेट हुआ है, कि भगवान ने धरती बनाई है, ये इसमें बताया गया है। कोई अडेप्टेशन किसी भी बारे में इसमें नहीं बताया गया है। ये क्या है, माइथोलॉजिकल बिलीफ है। इस थ्योरी में यही है कि लाइफ किसने बनाई है, भगवान ने बनाई है। इसके पीछे कोई भी अडेप्टेशन, किसी का भी रोल इसमें कुछ भी नहीं बताया है। तो ये है स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी। सेकंड है पैंसपर्मिया, या इसे कॉस्मोजोइक थ्योरी भी बोलते हैं, जो किसने दी थी, रिचर्ड ने 1865 में। इसमें क्या था, इसमें ये बताया गया कि जो सीड्स होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं, वो जब स्प्रेड आउट हो जाते हैं तो वो जगह जगह स्काई के थ्रू, एयर के थ्रू कैसे भी स्प्रेड आउट हो जाते हैं। उसके बाद उनसे लाइफ का ओरिजिनेट हुआ है। यानी पैंसपर्मिया में क्या बताया गया है, सीड्स से, एक शब्द में अगर हम कहें कि पैंसपर्मिया की थ्योरी क्या कहती है, तो सीड्स से लाइफ का ओरिजिनेट हुआ है। पैंसपर्मिया थ्योरी में ये बताया गया है। थर्ड थ्योरी हम देखते हैं, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और एबायोजेनेसिस। इसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी बोलते हैं और एबायोजेनेसिस भी बोलते हैं। ये किसने दिया था, एरिस्टोटल ने। अंटिल 17th century people believed in abiogenesis और spontaneous generation। मतलब इस थ्योरी पे 17th century तक बिलीव किया गया था कि ये थ्योरी सही है। इस थ्योरी में कहा क्या गया था, इस थ्योरी में ये कहा गया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना है, नॉन लिविंग से। यानी इसमें ये बताया गया था कि लिविंग चीज बनी है नॉन लिविंग थिंग से। लाइफ का जो ओरिजिनेट हुआ है वो नॉन लिविंग चीज से हुआ है। इस थ्योरी में ये बताया गया था। और ये थ्योरी रिजेक्ट भी की गई थी इन साइंटिस्ट के थ्रू। नेक्स्ट थ्योरी हम देखते हैं, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जो कि दी थी लुईस पास्चर ने। इसमें क्या बताया गया था, अकॉर्डिंग टू बायोजेनेसिस लाइफ कैन अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ
एंड नॉट फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर बाय एबायोजेनेसिस। यानी इन्होंने एबायोजेनेसिस जो थ्योरी थी उसे रिजेक्ट कर दिया, उसे डिस्प्रूव करने की कोशिश करी और उन्होंने ये प्रूव किया कि जो लाइफ है उसका ओरिजिनेट लाइफ से ही हुआ है, नॉन लिविंग मैटर से नहीं हुआ है। लाइफ का ओरिजिनेट लाइफ से ही हुआ है, जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है उसी से ही न्यू लाइफ का ओरिजिनेट हुआ है, नॉन लिविंग मैटर से नहीं हुआ है। ये थी कुछ थ्योरीज लाइफ के ओरिजिन को लेकर। नेक्स्ट आता है मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट यानी केमिकल इवोल्यूशन। ये मॉडर्न थ्योरी भी कही जाती है, केमिकल इवोल्यूशन, जिसका एक्सपेरिमेंट जिसको किस नाम से जानते हैं, मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या हुआ था, जो भी प्रिमिटिव अर्थ पर जो कंडीशंस थी उसको आर्टिफिशियली क्रिएट करने की कोशिश करी, लैब में उन्होंने वो सब क्रिएट करने की कोशिश करी। तो अर्ली अर्थ पर क्या क्या प्रेजेंट था, अर्ली अर्थ पर कैसी सिचुएशन थी। रिड्यूस एनवायरनमेंट था, यानी ऑक्सीजन एब्सेंट थी, -O2 ऑक्सीजन एब्सेंट थी। वाटर था, वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर था। मीथेन थी, अमोनिया थी और लाइट थी। ये सब प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशंस है जो कि इन्होंने लेबोरेटरी बेसिस पर क्रिएट करने की कोशिश करी थी कि उस टाइम पे जब ये सब सिचुएशन थी तो उसको उन्होंने लेबोरेटरी में क्रिएट किया, लैब में क्रिएट किया उन्होंने एक आर्टिफिशियल कंडीशन। द मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट, जिसे मिलर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, वाज अ केमिकल एक्सपेरिमेंट। ये क्या था, केमिकल एक्सपेरिमेंट था एक, दैट stimulated this condition the thought at the time 1952 to be present on the early earth and tested the chemical origin of life under those condition। यानी जो भी अर्ली अर्थ पर जो भी कंडीशंस थी उन सबको क्या किया, लैब में क्रिएट करने की कोशिश करी, मतलब उन सबको यूज किया, उन सब कंडीशंस का यूज किया कि क्या क्या था। तो हम ये देख सकते हैं क्लोज चैम्बर में इन सबको यूज किया गया, जहाँ पे वाटर है, मीथेन है, अमोनिया है और रिड्यूस एनवायरमेंट इसलिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन एब्सेंट थी। तो इन सब का यूज किया। और लाइट थी तो उसके लिए क्या किया गया, इलेक्ट्रिक स्पार्क भी दिया गया लाइट के लिए। तो ये सब आर्टिफिशियली रूप से इन्होंने क्रिएट किया, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो इससे क्या हुआ, कुछ टाइम बाद जब मिलर यूरे ने ऑब्जर्व किया तो जो क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखे, तो इन्होंने शक किया कि उस टाइम पे प्रिमिटिव अर्थ के टाइम पे वाटर ओशियन में था, उसमें तो वो भी क्रिएट किया यहाँ पर। और एक कंडेंसर भी है जो कि मेंटेन रखे कि मतलब टेम्परेचर ऊपर नीचे ना हो, तो वो एक उसके लिए भी था। तो इन्होंने पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जो कि अर्ली अर्थ पर था। सारे इन्होंने गैसेस लिए हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया है और फिर कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व किया तो इन्हें उससे क्या मिला, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या मिला था, इन्हें एमिनो एसिड देखने को मिला था। तो ये था मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट का। तो यहाँ पे थ्योरीज कंप्लीट होती है ओरिजिन ऑफ लाइफ की। नेक्स्ट आती है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। वेरियस थ्योरीज रिगार्डिंग इवोल्यूशन हैव बीन पोस्टुलेटेड बाय डिफरेंट इवोल्यूशनिस्ट। Out of them, the most important ones are, क्या कौन सी थ्योरीज थी, लैमार्क की थ्योरी, डार्विन की थ्योरी और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन यानी सिंथेटिक थ्योरी। ये तीनों थी, तो इनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लैमार्किज्म। किसने दिया था लैमार्किज्म, नाम से ही लैमार्क ने दिया था। तो इन्होंने क्या बताया था, एक बताया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। तो हम इसमें देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया था अपनी थ्योरी में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इसमें क्या था, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और लैमार्किज्म कैन बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन की इसको, द चेंजेस इन स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल in response to changes in the surrounding environment are inherited by its offspring and keep on adding up over a period of time।
यानी इन्होंने क्या बताया कि जो भी ऑर्गेनिज्म लाइफ टाइम में कोई भी कैरेक्टर जो एक्वायर करता है, किसकी वजह से, एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उसकी वजह से वो जो कैरेक्टर अपने आप में डेवलप करता है, जो एक्वायर करता है अपने लाइफ टाइम में, वो इंडिविजुअल क्या करता है, उसी को ऑफस्प्रिंग में भी अपने ट्रांसफर करता है। ये इन्होंने बताया कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी जो एक्वायर्ड इन्होंने कैरेक्टर को जिस भी इंडिविजुअल में एनवायरमेंट में चेंज होने की वजह से अपने आप में जो कैरेक्टर को एक्वायर किया है, किसी भी स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन, उनको उनमें जो चेंजेस किए हैं, उन्हें एक्वायर किया है, वो क्या होगा, वो चेंजेस इनहेरिटेड होंगे, ऑफस्प्रिंग में इनहेरिटेड होंगे, ये इन्होंने कहा है। These changes accumulate for generations and lead to the origin of new species. यानी ये जनरेशन से जनरेशन में जाता जाएगा और न्यू स्पीशीज का ओरिजिन कर देगा। ये इन्होंने इसके अकॉर्डिंग बताया, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज के अकॉर्डिंग क्या है वो हम देखते हैं। The new habits involve greater use of certain organs to meet the new need and disuse or lesser use of certain other organs in changed conditions. The conditioned use of an organ or organs keeps them functional and makes them stronger, larger and more efficient. इन्होंने क्या बताया, जिस ऑर्गन का हम ज्यादा यूज करते हैं वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लार्ज हो जाता है और भी एफिशिएंट हो जाता है, और जिस ऑर्गन का ज्यादा टाइम तक यूज नहीं होता है या कम यूज होता है तो वो धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, वो अपनी फंक्शनैलिटी खो देता है, वो ऑर्गन वो फंक्शन नहीं कर पाता है प्रॉपर अगर हम उस ऑर्गन का यूज करना छोड़ दें। तो ये क्या थी, यूज एंड डिसयूज की थ्योरी, यानी अगर किसी ऑर्गन का ज्यादा यूज होगा तो वो क्या होगा, और स्ट्रॉन्गर हो जाएगा और एफिशिएंट हो जाएगा और लार्ज हो जाएगा, और जिस ऑर्गन का यूज नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा, वो अपनी फंक्शनैलिटी खो देगा। कंटिन्यूअस डिसयूज ऑफ एन ऑर्गन और ऑर्गन्स लीड्स टू ग्रेजुअल रिएक्शन इन देयर साइज एंड देयर फाइनल डिसअपियरेंस, यानी कंटिन्यूअस अगर किसी भी ऑर्गन का डिसयूज हुआ तो वो डिसअपियर हो जाएगा, वो अपनी फंक्शनैलिटी खो देगा। तो लैमार्किज्म की थ्योरी ये थी। अब इन्होंने क्या क्या एविडेंस दिए अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए, वो एविडेंस भी हम देखते हैं। सबसे पहला और जाना माना एग्जांपल, इवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग नेक इन जिराफ। जिराफ में उसकी गर्दन जो थी वो लंबी कैसे हुई, उसका जो एविडेंस दिया इन्होंने, क्या दिया इन्होंने, अकॉर्डिंग टू लेमार्क, जिराफ हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम सम डियर लाइक एंसेस्टर्स who had short neck and forelimbs and grazed on the grass. As the climate of this area gradually became arid, its rich vegetation was replaced by a few high trees. यानी इसमें क्या बताया कि जिराफ ने कैसे इवॉल्व करी, जब फर्स्ट टाइम मतलब जब ये जिराफ थे उनके क्या था, शॉर्ट नेक और शॉर्ट फोरलिम थी जो कि ग्रास को खाते थे। उसके बाद ये हुआ जब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ तो पहले तो ये ट्रीज इतने इतने से ही थे तो आराम से जिराफ इन पर आता था और खा के चला जाता था। फिर जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ तो ये क्या हुए, ट्री इनकी हाइट बढ़ गई, बहुत ही हाई हो गए। तो अब कैसे खाए, तो क्या था कि जैसे जैसे वो खाने के लिए उसको कोशिश करता था, सर्वाइव करना है तो खाना तो पड़ेगा, तो वो क्या करता था, जैसे जैसे स्ट्रेच करता था अपनी गर्दन को। तो इसमें क्या बताया है, स्ट्रेच करते करते जिराफ की गर्दन ही लंबी हो गई, इसमें ये बताया गया है अकॉर्डिंग टू लेमार्क थ्योरी। For obtaining food from the tall trees, they had to continuously stretch their neck and forelegs. यानी उन्हें क्या करना पड़ा था, अब कोई हाइट किसी की इतनी सी है तो उसको तो खाना आसान है, अब इसकी जगह इतनी हो गई तो यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको कंटिन्यूअस स्ट्रेच करना पड़ा। तो कंटिन्यूअस स्ट्रेच के कारण क्या हुआ, जो उसकी गर्दन थी वो लंबी हो गई। इस थ्योरी में ये बताया गया है। The continuous stretching of neck to reach the tree leaves resulted in gradual elongation of neck and forelimbs. Continuous stretch के कारण उसका जो neck और forelimbs था वो elongate होते गए, उनकी हाइट बढ़ गई, यानी कि उनकी गर्दन लंबी हो गई। The increase was transmitted to the members of next generation.
और जो ये इन्होंने कैरेक्टर एक्वायर किया है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया एक्वायर्ड कैरेक्टर का, कि इन्होंने कैरेक्टर जो ये एक्वायर किया है, खाते खाते जो इनकी स्ट्रेच होके गर्दन जो लंबी हुई है, वही कैरेक्टर क्या हुआ नेक्स्ट जनरेशन में भी इनहेरिटेड हुआ। तो फर्स्ट एग्जांपल था इवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग नेक इन जिराफ। सेकंड हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्नेक्स। स्नेक में क्या हुआ कि स्नेक पहले कैसे होते थे, इनके हाथ पांव सब होते थे, ये पहले क्या था चलते नहीं थे, रेंगते नहीं थे। आउट ऑफ फियर ऑफ मैमल्स हु आर मोर पावरफुल, यानी जो मैमल्स थे वो ज्यादा पावरफुल थे स्नेक्स से, तो इन्होंने क्या किया, द स्नेक्स एंसेस्टर स्टार्टेड क्रीपिंग ऑन फॉरेस्ट फ्लोर एंड लिविंग इन नैरो बरोज, यानी इन्होंने क्या करना शुरू करा, फिर रेंगना शुरू कर दिया, और तो फिर रेंगते रेंगते इनके जो हाथ पांव थे वो डिसअपियर होना शुरू हो गए। ये थ्योरी आती है यूज एंड डिसयूज की, यानी उनका उसके लिए यूज नहीं हुआ उस ऑर्गन के लिए, तो वो फंक्शनैलिटी खो दिया और वो डिसअपियर हो गए, ये इसमें बताया गया है। The legs which were of no use in creeping and burrowing but were a hindrance gradually disappeared, यानी उनका कोई रोल नहीं था क्रिपिंग में और बोरिंग में, बिल बनाने में और रेंगने में, पैर फोरलिम्स का लेग्स का कोई भी रोल नहीं था, इसलिए वो क्या हुए, वो धीरे 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 डिसअपियर ही हो गए क्योंकि उनका कोई यूज ही नहीं हुआ। तो ये एग्जांपल हो गया यूज एंड डिसयूज थ्योरी का। और क्या है, फ्लाइटलेस बर्ड्स, फ्लाइटलेस बर्ड्स, kiwi of New Zealand, ostrich from Africa and emu from Australia are believed to have descended from flying birds. When they first reached New Zealand, they were able to fly. On settling there, यानी ये क्या थे जो बर्ड थे, कीवी ऑफ न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रिच फ्रॉम अफ्रीका, ये क्या करते थे, मतलब ये फ्लाइंग बर्ड्स थे, इन्हें फ्लाई करना आता था, पर जैसे ही ये न्यूजीलैंड पहुंचे तो वहां पर जैसे जैसे ये सेटल होना शुरू हुए, दे डिड नॉट फाइंड एनी नीड टू फ्लाई, यानी उनको कोई जरूरत ही नहीं पड़ी उड़ने की, क्योंकि लैंड पर कोई भी एनिमीज नहीं थे, उनके पास भरपूर मात्रा में आराम से फूड था, जिसकी वजह से उन्हें इधर उधर भी नहीं जाना पड़ा, तो उन्हें उड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम they lost the ability to fly and wings got degenerated due to disuse, यानी उन्हें जरूरत नहीं पड़ी कि उन्हें उड़ना पड़े, क्योंकि आराम से कोई एनिमी भी नहीं था वहां पे कि उन्हें कहीं और जाना पड़े, और वहां पर फूड भी इनफ था, तो इसलिए उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ा। तो क्या हुआ, उनकी जो एबिलिटी थी उड़ने की वो ही खत्म हो गई, उनके जो विंग्स थे वो डिजेनरेट हो गए क्योंकि उनका यूज ही नहीं हुआ। तो ये कुछ एविडेंसेस थे लैमार्किज्म के। अब इसकी क्रिटिसिज्म देखते हैं कि लैमार्किज्म की क्रिटिसाइज भी उसे किया गया था, तो किस किस चीजों के लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट दिए थे इसे क्रिटिसाइज करने के लिए, वो हम देखते हैं। लैमार्किज्म थ्योरी was exposed to severe criticism and Lamarck had to defend it throughout his life। क्या क्या ऑब्जेक्शंस आए थे इसके, जिसका क्या हुआ था, लेमार्क कुड नॉट आंसर, वो आंसर नहीं कर पाए थे इस क्रिटिसिज्म के। तो हम देखते हैं फर्स्ट, न्यू ऑर्गन्स डेवलप व्हेन द ऑर्गेनिज्म फील देयर नीड इज आल्सो नॉट ट्रू। If the development of new organs or structure depends upon the desire, why the man who has long desired to fly like birds has developed the wings, has not developed the wings। यानी इसमें क्या बोला गया है कि लैमार्किज्म जो थ्योरी थी इसमें क्या था कि अगर जिसको जैसी नीड होती है, इसमें क्या आया था कि अगर ऑर्गन का ज्यादा नीड होती है तो वो वैसा ही क्रिएट हो जाता है, वैसा ही डेवलप हो जाता है, डिजायर के ऊपर था, मतलब कि अगर मेरी ये इच्छा है तो मैं ये कर लूं और वो डेवलप हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सबकी ही क्या होती है, एक डिजायर होती है कि बर्ड्स की तरह उनमें भी विंग्स हो कि वो फ्लाई कर सके, पर केवल डिजायर के बेस पे ऐसा नहीं हुआ। तो
इसके थ्रू भी इसे क्रिटिसाइज किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, रिएक्शन टू द एनवायरमेंट may have some weightage. Organisms do react the environment, but environment cause temporary change in their organization, and the changes cannot be inherited to the offspring. Similarly, it could not be understood that how use or disuse of an organ will produce a change in its size and how this change will be inherited to offspring. यानी जो यूज एंड डिसयूज के बारे में बताया था लेमार्क ने कि वो क्या करता है, जो एक्वायर करता है, जो कैरेक्टर एक्वायर करता है वो ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है, पर इसका कोई एविडेंस इतना स्ट्रांगली नहीं मिला कि इसके बारे में समझा जाए। तो ये अच्छी तरीके से इस चीज को नहीं समझा पाए, इसका एविडेंस नहीं दे पाए। तो नेक्स्ट क्या हुआ था, वीजमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत ही फेमस जो एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने क्या किया था, जो माउस थे उनकी टेल कट कर दी, और ये बहुत जनरेशन तक उन्होंने ये किया। इनकी थ्योरी को जर्म प्लाज्मा थ्योरी बोलते हैं। इन्होंने क्या किया था, जो माउस थे उनकी वो क्या करते गए, टेल कट करते गए, ये देखने के लिए कि अगर उन्होंने कि ये कैरेक्टर एक्वायर किया है तो ये नेक्स्ट जनरेशन में जाता है कि नहीं जाता है। तो उन्होंने ये शुरू किया, बहुत जनरेशन तक उन्होंने ये किया, पर ये कैरेक्टर ट्रांसमिट नहीं हुआ नेक्स्ट जनरेशन में। तो उन्होंने ये डिस्प्रूव कर दिया कि ऐसा नहीं होता कि जो कैरेक्टर एक्वायर किया है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन में वो ही कैरेक्टर जाएगा जो जर्म सेल में होगा, सोमेटिक सेल वाले नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं। जर्म सेल which are found in gonads and pass on their hereditary material to next generation. नेक्स्ट जनरेशन में वही जाएगा जो कैरेक्टर जर्म सेल के पास है। सोमेटिक सेल विच फॉर्म द बॉडी एंड डू नॉट पास देयर हेरिडिटरी मटेरियल टू ऑफस्प्रिंग। सोमेटिक सेल के पास जो कैरेक्टर है वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं होंगे, जर्म सेल वाले ही होंगे। द एनवायरमेंट एंड यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन अफेक्ट सोमेटिक सेल्स ओनली। दिस मीन्स एक्वायर्ड कैरेक्टर आर रेस्ट्रिक्टेड टू सोमेटिक सेल्स अलोन and do not influence germ cells. As such, this cannot be inherited. Lamarck's theory of evolution is now considered as an erroneous assumption. यानी क्या हुआ कि जो एनवायरनमेंट में चेंज होते हैं, यूज एंड डिसयूज का जो बताया, वो क्या होता है, वो ऑर्गन सोमेटिक सेल में अफेक्ट होते हैं, सोमेटिक सेल को अफेक्ट करते हैं। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्वायर कैरेक्टर है वो सोमेटिक सेल्स तक ही है, जर्म सेल को वो इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। तो अगर जर्म सेल पे नहीं होंगे तो वो इनहेरिट भी नहीं हो सकते, क्योंकि सोमेटिक सेल में जो कैरेक्टर है वो इनहेरिट नहीं होगा, जर्म सेल वाले कैरेक्टर ही इनहेरिट होंगे। इसलिए क्या हुआ, जो लेमार्क की थ्योरी थी, लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इसको अभी क्या एक गलत अवधारणा बताया गया है। यानी क्योंकि इनका डिस्प्रूव कर दिया है इनके एविडेंस को, इनके पास एक करेक्ट एविडेंस नहीं था इनकी थ्योरी को प्रूव करने के लिए कि उन्होंने जो जो कहा है वो सही कहा है, इसलिए इनके पास कोई भी प्रूव नहीं होने की वजह से इसे गलत अवधारणा कंसीडर किया जाता है। ये थी लेमार्क की थ्योरी। नेक्स्ट हम देखते हैं नियो लेमार्किज्म, यानी लेमार्किज्म में ही मॉडिफाई किया था, उसी में ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था। लेमार्क ने जो थ्योरी दी थी उसी का ही मॉडिफाइड थ्योरी है नियो लेमार्किज्म। इसमें क्या क्या बताया था, 3 पोस्टुलेट्स के। जर्म सेल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंटल चेंजेस। जर्म सेल्स में कैरी एक्वायर्ड और सोमेटिक वेरिएशन टू द ऑफस्प्रिंग। Third, germ cell may be affected directly by the environmental factors. ये कुछ पोस्टुलेट दिए गए थे नियो लेमार्किज्म के। तो लेमार्क की थ्योरी यहाँ पर खत्म होती है। इसके बाद आएगी थ्योरी ऑफ डार्विन। डार्विनिज्म पढ़ेंगे इसके आगे हम, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर अभी तक के लिए यहीं तक ही पढ़ते हैं हम। लेमार्क की थ्योरी ही पढ़ी आज हमने, और ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो कुछ थ्योरीज थी वो पढ़ी हमने। क्रिएटिनिज्म की थ्योरी पढ़ी, एबायोजेनेसिस पढ़ा, बायोजेनेसिस पढ़ा, केमिकल इवोल्यूशन पढ़ा, और
ये कुछ थ्योरीज पढ़ी थी हमने और पेंसपर्मिया की थ्योरी पढ़ी थी। पेंसपर्मिया में क्या था, पेंसपर्मिया में बताया था सीड्स के बारे में, यानी सीड्स स्प्रेड आउट होकर उन्होंने लाइफ का ओरिजिनेट किया। एबायोजेनेसिस में क्या था, लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई है, नॉन लिविंग मैटर से, नॉन लिविंग टू लिविंग, ये इन्होंने बताया था एबायोजेनेसिस में। उसके बाद बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस में बताया गया था कि लाइफ का ओरिजिन लिविंग चीज से ही हुआ है, नॉन लिविंग से नहीं, यानी लिविंग टू लिविंग, यानी लाइफ का ओरिजिनेट लाइफ से ही हुआ है, लाइफ से ही लाइफ आई है। क्या हुआ है, लाइफ से ही लाइफ आई है। और क्रिएटिनिज्म में क्या था कि लाइफ जो है वो किसने क्रिएट करी है, गॉड ने। इसमें कुछ भी अडेप्टेशन किसी के भी बारे में कुछ नहीं बताया गया था, बस सिर्फ इतना बिलीफ था कि माइथोलॉजिकल बिलीफ था कि भगवान ने धरती बनाई है, लाइफ क्रिएटेड बाय गॉड, बस इसी को ही ये मानते गए थे कि भगवान ने ये सब कुछ किया है। कोई अडेप्टेशन, कोई एवोल्यूशन, कुछ किसी के भी बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी इसमें। उसके बाद हमने मिलायुर एक्सपेरिमेंट भी किया, जो प्रिमिटिव अर्थ पे जो कंडीशंस थी वो की वही उन्होंने सेम आर्टिफिशियली लैब में क्रिएट करने की कोशिश करी। प्रिमिटिव अर्थ पे क्या क्या कंडीशंस थी, मीथेन था, अमोनिया, वाटर और रिड्यूस्ड एनवायरनमेंट, ये सब था। वहां पर लाइट प्रेजेंट थी। इन सबको क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, इन सबको लेकर आर्टिफिशियल क्रिएट करने की कोशिश करी, तो उसमें एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन देखी, उसमें सबसे पहली थ्योरी हमने लैमार्किज्म की देखी, इनहेरिटेड ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, और थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, ये दोनों हमने देखा। उसके क्रिटिसिज्म भी देखा और उसके जो एविडेंस दिए उन्होंने हमने वो भी देखा, और न्यू लैमार्किज्म पे आए हम। और इसके आगे जो डार्विनिज्म है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, और कनेक्टेड रहिएगा क्योंकि क्योंकि ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी इवोल्यूशन की पूरी, और इसके आगे हम डार्विनिज्म और भी जो थ्योरी है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी वो और डार्विनिज्म, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसके आगे हम बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। तो अभी हम यहीं तक रुकते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और किसी को नहीं समझ में आया तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। किसी को कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो वो आराम पूछ सकता है, वहां पर उनके डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। और कनेक्टेड रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, जिनके लिए ये यूजफुल हो सकता है। और कनेक्टेड रहिए, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, डार्विनिज्म के बारे में जानेंगे। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।